सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कौमी असम्बली में आज सर्विसेज एक्ट को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातों ने इस बिल की मंजूरी में हुकूमत का साथ दिया और नून लीग की जानिब से तो गैर मशरूत हिमायत का फैसला किया गया था। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ सिफारिशात के तौर पर पेश की गई थी उनको भी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की दरख्वास्त पर वापस ले लिया गया, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और जमात इस्लामी ने इजलास का वॉकआउट किया और कौमी असम्बली से इस बिल की हिमायत या मुखालफत में वोट नहीं डाला। उसके बाद ये बिल सेनेट में पेश किया गया, लेकिन सेनेट ने इसको अपनी कायमा कमेटी के पास भिजवा दिया है और सेनेट का इजलास अब कल 3 बजे होगा, जिसमें बिल कल दोबारा पेश किया जाएगा। अब मुमकिन तौर पर तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि सेनेट से भी ये बिल बआसानी मंजूर हो जाएगा, चूंकि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें इस बिल पर हुकूमत के साथ मौजूद हैं। इसी अहम मामले से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। फैसल अजीज साहब, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल न्यूज़ के सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बोल न्यूज़ के गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज पूरा दिन वो इस मामले को कवर करते रहें, उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कौमी असम्बली इजलास में क्या कार्रवाई रही, किस तरह से बिल मंजूर हुआ, फिर सेनेट में गया ये बिल, सेनेट से मंजूर अभी नहीं हो सका, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जिस तरह से कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हुआ तो उसमें ये बिल पेश किया गया और फौरी तौर पर इस बिल की जो है अरकान ने मंजूरी दे दी। जिस तरह आपने फरमाया कि JUIC और मुस्लिम जो जमात इस्लामी है उनकी जानिब से वॉकआउट किया गया, लेकिन सबसे अहम इसमें नुक्ता ये है कि उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना वॉकआउट का हक जो है वो इस्तेमाल किया। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि तमाम पार्लियामेंट के तमाम सियासी पार्टियों ने बड़ी जो इस वक्त तक की मैच्योरिटी है उसका सबूत दिया है और तमाम पार्टियों ने इसको मंजूर किया। तकरीबन को 5 से 7 मिनट का टोटल मरहला था, जिसमें तमाम 3 के 3 बिल जो है वो मंजूर कर लिए गए और कौमी असम्बली का इजलास जो था वो कल 4 बजे तक के लिए। उसके बाद ये सेनेट का इजलास हुआ तो सेनेट के इजलास में भी ये बिल जो है इसी तरह से तरतीबवार पेश किए गए, जबकि नेशनल असम्बली में जो बिल पेश किए गए थे वो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने पेश किए, जबकि जो कौमी नेशनल सेनेट में पेश किए गए हैं ये आज़म सबाती जो कि वजीर हैं पार्लिमानी अमूर के, उन्होंने ये पेश किए और इनको फौरी तौर पर कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। 3:15 बजे के करीब ये इजलास सेनेट का जो है वो ख़त्म हुआ तो फौरी तौर पे ये बिल जो थे वो 4 बजे सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दफा है उसमें पेश कर दी। कायमा कमेटी बराए दफा में भी चंद मिनट की कार्रवाई रही और उसके बाद इस बिल को मुस्तक़ा तौर पे वहाँ से भी मंजूर कर लिया गया। 3 सेंटर से जो इस सेनेट के जो कायमा कमेटी का इजलास था दफा का जो इसमें शरीक नहीं हुए, यहाँ से अब यानी कि मेन मरहला जो है इसका वो पास हो गया है, जो कि स्टैंडिंग कमेटी होती है, कायमा कमेटी होती है। अभी कल जो है ये सेनेट का जो इजलास होगा उससे दोबारा इसको पेश किया जाएगा और सेनेट भी इसको मंजूर कर लेगी। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। आज दिन भर क्या सूरत हाल रही इससे आपने तफसीली तौर। तो फैसल साहब, कौमी असम्बली में आज जब ये बिल पास हुआ, ज़ाहिर खुशी की बात है, तमाम अपोजिशन की जमातों ने कंसेंसस के साथ इसको पास किया, लेकिन क्या आपको हैरानी हुई कि इतनी आसानी से गैर मशरूत हिमायत का फैसला नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी ने अपनी सिफारिशात को वापस ले लिया, तो बड़ी आसानी पैदा हो गई तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए इस पूरे मामले में? अरबाब, असल में मामला ये है कि ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर इत्तेफाक राय होना ही था और अगर कोई भी सियासी जमात कोई अपना नुक्ता नज़र ऐसे लेकर आती है जिस नुक्ता नज़र के बाद इख्तिलाफ राय बने और सूरत हाल आगे बढ़े तो उससे हासिल कुछ नहीं होना था। बहुत दानिशमंदी का मुजाहरा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बहुत ज़्यादा दानिशमंदी का मुजाहरा किया मुस्लिम लीग नून ने, जिसने फ़ौरन ही हाँ कर दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पास डिस्कस किया, तमाम चीज़ों को डिस्कस किया और उसके बाद ये फ़ैसला किया। PTI ने एक अच्छा रोल प्ले किया। अगर देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी बात कि पार्लियामेंट के अंदर मुत्तफ़िक़ा तौर पे कानून साजी का मरहला शुरू हो गया है, वो इसी बिल से हुआ, सर्विसेज एक्ट के तहत ही हुआ, इन बिलों के ज़रिए ही हुआ और हो रहा है। अब देखना ये है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जिस पे तमाम सियासी जमातों का एक ही नुक्ता नज़र है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानून साजी की जा सकती है, तो फिर और चीज़ों पर भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर कानून साजी की जानी चाहिए जिसके ऊपर इख्तिलाफ राय अपोजिशन का और हुकूमत का नहीं है। पार्लियामेंट के रोल को बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है। खैर, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के तरमीम बिल थे
जिसके लिए मतलब वक्त भी थोड़ा सा ज़ाया हुआ मैं समझता हूँ, लेकिन अच्छा हुआ है कि ये हो गए हैं। और इसके बाद जो एक एतमाद की लहर आएगी, एक पूरा सिस्टम बनेगा पाकिस्तान के अंदर और क्लियरिटी के साथ चीज़ें आएंगी, उससे मुस्तहकम होंगी बहुत सारी चीज़ें। और फिर देखते हैं इस कानून साजी के बाद का मरहला क्या होता है। तो फैसल साहब, इस नुक्ता नज़र का जो इत्तेफाक है इसको हम ऐसी सादा से तरीके से देखें या ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ बाहर हैं, मरीम नवाज साहिबा भी बाहर जाना चाहती हैं, मियाँ साहब अपने स्टे को बढ़ाना चाहते हैं, आसिफ जरदारी साहब को भी रिलीफ चाहिए, उस तनाजुर में भी लोग इसको रिलेट करेंगे कि शायद ये वजह थी हिमायत करने की, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पस पर्दा तो नहीं? हो भी सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा हो, इसमें जाहिर है कि शवाहिद तो नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल है उस सूरत हाल के अंदर तो बहुत परेशान कुन सूरत हाल में है मुस्लिम लीग नून। लेकिन उनका एक नुक्ता नज़र रहा है और ऐसा नुक्ता नज़र रहा है जो हार्ड रहा है। वोट को इज्जत दो का नारा सबको याद है, मुझे क्यों निकाला मियाँ साहब का सबको याद है, सारी सूरत हाल वो किस तरह करते रहे अपनी गवर्नमेंट के अंदर, डॉन लीग्स वाली और बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान के साथ किस तरह चलते रहे हैं। कुलभूषण यादव का कभी नाम नहीं लिया, उनका एक नुक्ता नज़र है, उनकी पॉलिसी बहुत सख्त हार्ड लाइनर किस्म की पॉलिसी रही है मुस्लिम लीग नून की। अचानक से एक बहुत बड़ा यू टर्न, मेरा ख्याल है कि एक नहीं बहुत ही बड़ा यू टर्न और फौरी तौर पे आमादगी, जाहिर है कुछ ना कुछ मामला तो ज़रूर होगा और हो सकता है कि अल्लाह हिदायत भी तो दे देता है ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो हिदायत मिल गई है मुस्लिम लीग नून को। लेकिन तो अपने वोटर्स को जो कन्विंस करते थे वो तो करते इस बात पर थे, वोट को इज्जत दो का नारा खलाई मखलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार तक किसी ने पहुँचा दिया, कैसे पहुँचाया, वो इक़्तिदार में कैसे आए, इसी पर तो बेस कर रही थी नून लीग की सियासत। अब इस बिल की हिमायत के बाद क्या मुस्तकबिल में उनकी सियासत खत्म हो जाएगी? अब वोटर्स के बहुत रंजीदा और परेशान और अजीब सूरत हाल में न सिर्फ वोटर्स बल्कि उनके MNAs, MPs, सेनेटर्स के ये फैसला किया हुआ और हमें एतमाद में नहीं लिया किया। और एक पॉलिसी, इतनी बड़ी पॉलिसी का यू टर्न है जैसा आप भी फरमा रहे हैं। और जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने जिस बेस के ऊपर अपनी पूरी पॉलिटिक्स चलाई की, खड़े रहे और जिस पे इख्तलाफ राय किया, जिसकी वजह से सब कुछ उनकी पार्टी के अंदर रहा, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है और किसी के पास कहने को भी कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर वसीदर कौमी मफाद के अंदर कोई सियासी जमात के पास हिदायतनामा आ जाता है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे देता है और उस हिदायत को कबूल फरमा लेते हैं और उस हिदायत के तहत कौमी मफाद के अंदर मुतफ़िक़ा तौर पर कानून साजी में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है मुस्लिम लीग नून के लिए भी। लेकिन आसान काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी नहीं था। मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी हार्ड लाइन ली हुई थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत सारे बयानात हैं, उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत हार्ड लाइन थी, ऐसे नहीं था, इजी नहीं था, लेकिन उन्होंने डिबेट करके वसीतर मफाद में सूरत हाल खित्ते की देख लीजिए, हिंदुस्तान के साथ वाले जो मामला हैं उनको हम देख सकते हैं अब रेगुलर बेसिस के ऊपर किस तरह के हालात हैं। और इवन ये जो अभी ईरान और अमेरिका वाला मामला हुआ है, इसके बाद भी जो सूरत हाल है उसके अंदर सियासी जमातों ने एक अच्छा एक रोल लिया है, क्योंकि इसके अलावा अगर दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, हर दोनों तीनों एंगल्स के अंदर कशीदगी, परेशानी, एक क्योस, सूरत हाल ख़राब हो सकती है। महंगाई की आप सूरत हाल देख लें, गवर्नेंस मैनेजमेंट की आप सूरत हाल देख लें, पेट्रोल की कीमतों के मामला देख लें, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है मईशत को संभालने की, नहीं संभाल पा रही है, महंगाई गवर्नेंस मैनेजमेंट के इशूज़, बहुत सारी चीज़ें और बढ़ जाती है अगर इस तरह से अपोजिशन जमातें साथ न देती। तो अगर ओवरऑल पूरे सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनका बड़ा रोल है। लेकिन वो सवाल अपनी जगह पर है कि मुस्लिम लीग नून के वोटर्स, उनके MNAs, उनके MPs, उनको इनकी लीडरशिप क्या मुंह दिखाएगी, मियाँ साहब क्या मुंह दिखाएंगे, शहबाज शरीफ क्या दिखाएंगे, ख्वाजा आसिफ क्या दिखाएंगे, मुशाहिदुल्लाह साहब क्या दिखाएंगे, मुशाहिदुल्लाह साहब अपना चेहरा किस तरह दिखाएंगे, इनका होगा राणा सनाउल्लाह साहब, और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे ऐसे बयानात रहे हैं जो अब शायद उनके पास जवाब ना हो। फैसल साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस समय दीगर मौज़ूआत पर भी प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद आपको कहेंगे और अब कुछ बात करेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी की और अमेरिका और ईरान के दरमियान
ताल्लुकात जो कशीदा होते जा रहे हैं उस पर इस खित्ते के अमन के ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं, इसकी मईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन किरमान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जनरल कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ मची और उसके नतीजे में दर्जनों अफराद जाँ बाग हुए और कई अफराद उसमें ज़ख्मी भी हुए, उस अफसोसनाक वाक़े पर भी कुछ बात कर लेते हैं। फैसल साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, ज़ाहिर लाखों का मजमा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था तेहरान में जब जनाजा पढ़ाया गया था, वहाँ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बहुत ही बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया, लाखों के मजमे में कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया। लेकिन आज किरमान में अफसोसनाक वाक़या हुआ। अफसोसनाक है, असल में लोगों में जज्बात है और ऐसे जज्बात हैं, गुस्सा है, जज्बात हैं, बदले का जो एक एंगल है वो सब कुछ है और सब चाहते हैं कि ज़ाहिर है जनाजे के अंदर सबकी ख्वाहिश ये होती है तदफीन से पहले कि देखा जाए जिसकी तदफीन होने वाली है, और वो जो मकबूलियत है उनकी उसमें इजाफा ज़ाहिर है उनके मकामी इलाके के अंदर तो हो गई, जिसकी वजह से भगदड़ मची, इंतज़ामात की कमी भी है। लेकिन जो गुस्सा है उस गुस्से को और बदले का जो मामला है और जिस तरह के कल ऐलानात हुए हैं, उन ऐलानात के बाद का सिनेरियो लोकल उनके इलाके के अंदर इसका रिएक्शन आया। बदकिस्मती है कि इंतज़ामात इस तरह के नहीं थे कि जानें बचाई जा सकती थी। इतलात ये हैं कि 36 के करीब लोग जो हैं उसके अंदर जाँ बाग हुए हैं इस जनाजे के मामले में तदफीन से कबल। और फैसल साहब, आज के दौर में क्या जिस तरह बयानात आ रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सर की कीमत भी ईरान की जानिब से मुकर्रर कर दी गई है, तो क्या जंग के मुतहामिल हो सकता है आज के दौर में दो बड़े ममालिक, दो बड़ी ताकतें और फिर उसके असरात आस पास के ममालिक पर, पूरे खित्ते पर? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि ईरान खामोश नहीं बैठेगा, ईरान जवाब देगा। 13 मकामात आइडेंटिफाई किए ईरान ने जहाँ पर वो हमला कर सकता है। ये मुमकिन नहीं है ईरान खामोशी से बैठे, और ये मुमकिन नहीं है कि वो सिर्फ अमेरिका को ही जवाब दे, वो इज़राइल को भी जवाब देगा। ये ईरान की मेंटालिटी, ईरान की लीडरशिप की, ईरानी लोगों की, और ये मैसेज बहुत क्लियरिटी के साथ आ रहा है। कल भी हमने देखा, आज भी हम देख रहे हैं, उसमें गुस्से में इजाफा हो रहा है, बदले में इजाफा हो रहा है, और ईरान जो है वो देगा जवाब। उसके बाद का सिनेरियो क्या है कि अमेरिका फिर क्या करेगा, और उसके बाद जो खित्ते वाली बात, आप जाहिर है कि पाकिस्तान ऐसी पोजीशन के अंदर है कि पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है। हम चाहते नहीं है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी, हम किसी तरफ मुड़ने को, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त है, बेशक किसी को अच्छी लग रही नहीं लग रही, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और पाकिस्तानी मिलिट्री का जो मैसेज है वो बहुत क्लियरिटी के साथ है कि हमने बहुत कुर्बानियां दी। और हमने मुआशी एस्पेक्ट भी जान लेते हैं, फिर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अशफाक साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब ये अमेरिका ईरान कशीदगी के नतीजे में जिस तरह से खाम तेल की कीमत बढ़ रही है, जिस तरह से सोना आलमी मार्केट में महंगा हो रहा है, तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी इकॉनमी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? अगर हम अपने ही मुल्क की बात करें, किस तरह के बहरान का सामना आगे हो सकता है इस सिलसिले में? देखिए, ये तो इसकी क्या इंटेंसिटी होगी, क्या ड्यूरेशन होगा इस क्राइसिस का, उसके बाद ही आप बहुत क्लियर तरीके से बता सकते हैं कि कितना क्या नुकसान होगा पाकिस्तान की मईशत को, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मईशत को, डेवलप कंट्रीज़ की मईशत को। सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी जो चीज़ हमें नज़र आई है वो है तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, $70 के से ऊपर चला गया है, और गोल्ड की कीमत एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, तो उसकी वजह से गोल्ड की कीमत भी बढ़ गई है। ये हमेशा से रहा है और इस मरतबे भी हुआ। अब पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान की तरह जितने भी ऑयल इंपोर्टेड नेट ऑयल इंपोर्टर हैं, उन सबों को मुश्किलात होगा उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, क्योंकि ऑयल की कीमत बढ़ने की वजह से ऑयल का बिल बढ़ जाएगा, ऑयल महंगा हो जाएगा, और महंगा होगा तो उस पर फिर यह कि इन्फ्लेशन पे उसके असरात पड़ेंगे, आम आदमी से महंगाई में इजाफा होगा, मज़ीद इजाफा होगा। तो ये तो है सूरत हाल। और अभी जंग हुई नहीं है, लेकिन ये अनसर्टन सिचुएशन की वजह से ये तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि एक्चुअली जंग तो अभी नहीं हुई है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन एक अनसर्टन सिचुएशन होते हैं ना, तो ये जो शिपिंग कंपनीज हैं इनके इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर ऑयल की कीमत में एज ए ऑयल के प्राइसेस पे पास ऑन हो जाता है और बढ़ जाता है। पाकिस्तान पे इतना ज़्यादा इसलिए भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान को अभी सऊदी अरब के साथ जो है एक हमने मुआहदा किया हुआ था कि वो हमें $3.2 बिलियन के ऑयल पेमेंट जो है
ऑयल डिफर्ड पेमेंट, तो हमें तो वो मिलता रहेगा वो, और उसका इमीडिएट हमने पेमेंट नहीं करना, तो इसलिए हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी होगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान पे साथ पड़ेंगे वो रेमिटेंस की शक्ल में भी हो सकता है, क्योंकि जब इस किस्म के अनसर्टन सिचुएशन हो जाए तो खासकर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके यहाँ उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो हो जाती है। सो देयर एक्सपैट्रिएट मैन पावर विल आल्सो स्लो डाउन, और हम उनमें से मैन पावर एक्सपोर्टर, तो हम उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा, रेमिटेंस की शक्ल में पड़ेगा। तो ये सब तो बातें अशफाक साहब, जिस हद तक भी असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इसका पड़ेगा, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की इकोनॉमी टीम को ज़ाहिर है उस चैलेंज से निपटने के लिए पहले से कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इसका असर जिस हद तक पाकिस्तान पर पड़ना है वो भी ना पड़े? इस चैलेंज को कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट फेस करेगी? देखिए, माजी में ये देखने में आया कि जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो हम फ़ौरन वो तेल की कीमत को पास ऑन कर देते हैं, जिससे तमाम ट्रांसपोर्ट के चार्जेस बढ़ जाते हैं और खासकर फूड वगैरह महंगा हो जाता है। पहले ही फूड इन्फ्लेशन 21-22% पे है, तो ये और भी अगर हमने पास ऑन किया तो तबाही होगी। इसमें मेरी सजेशन गवर्नमेंट को होगी कि देखें, ये एक टेम्पररी फिनोमेना भी हो सकता है, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता है कि ये सूरत हाल 1 हफ्ता रहेगा, 15 महीना रहेगा, कितना रहेगा, हमें नहीं पता है। तो हम बजाय इसके कि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं तो हम ज़रा पास ऑन करने में वो बड़ी कंजूसी दिखाते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं हम एक लम्हा भी देर नहीं पास ऑन कर देते हैं। तो मेरी इस वक्त जो है, क्योंकि अवाम ऑलरेडी मुश्किलात के शिकार हैं, मेरी सजेशन ये होगी कि गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट को कम करे, ताकि ये और इसको अगर कीमतें बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इसको एब्जॉर्ब कर ले अपने टैक्स रेट को कम करके। तो इससे ये हो सकता है कि आवाम को आप बचा लेंगे इससे, और हम तो कुछ भी ना हो तो फिर बजाय जो सूरत हाल है, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई 15 दिन या 1 महीने में ये सूरत हाल, जो हीट है इस वक्त, ये कम हो सकेगी। लग तो ऐसे रहा है ये तलखी भी बढ़ेगी, दोनों ममालिक के ताल्लुकात और ख़राब होंगे, और ये जो कीमतें हैं शायद और ज़्यादा ऊपर जाएंगी, तो प्रेशर ज़्यादा पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर पड़ेगा। देखें, हमें नहीं पता है कि बिहाइंड द सीन जो है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। हम तो सिर्फ जो टीवी पे देख रहे हैं और अखबार में पढ़ रहे हैं वही हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन भी बहुत एक्टिविटीज़ तो हो रही होंगी ना, क्योंकि दुनिया को पता है कि अगर ये प्रोलॉन्ग करता है और कोई वाकई जंग छिड़ जाए तो उसके क्या असरात होंगे, ये सबको पता है। इसके रास्ते पे चलने को तैयार नहीं है। तो आई एम श्योर के बिहाइंड द सीन जो हमें पता नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कबल अज वक्त है, लेकिन कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे बैलेंस से फैसल साहब आपसे सवाल करेंगे। लेकिन ये है कि चूंकि हमने एक सऊदी ने हमें एक फैसिलिटी दी हुई है, तो हमें इमीडिएटली इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है ताकि लोगों को तसल्ली भी हो कि पाकिस्तान ने लकीली ऐसा एग्रीमेंट सऊदी अरब से किया हुआ है कि इस सारे बहरान का पाकिस्तान पे फ़ौरन असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पाकिस्तान इस सारे बहरान से कब तक बचा रहेगा, यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहिदा कब तक है, और पाकिस्तान की जो पेट्रोल की कीमतें कब तक नहीं बढ़ेंगी? आलमी मंडी में अगर बढ़ भी जाती है तो पाकिस्तान में नहीं बढ़ेंगी। देखिए ना, ये मुआहिदा कब तक है? ये 3 साल का मुआहिदा है। ठीक है, तो हम 3 साल तक कम से कम 3.2 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ जो ऑयल है जी, वो हम बाद में उसकी पेमेंट करेंगे जब हम इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है। तो इमीडिएट 3 साल तक आप कहेंगे कि इमीडिएट से क्या मतलब है, तो तकरीबन 3 साल है। अच्छा डॉक्टर साहब, 3 साल तक अब पाकिस्तान इससे बच गया। अब बताएंगे पाकिस्तान में और कौन सी चीजें आ सकती हैं इस बहरान की वजह से जो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए परेशानी का बायस हो सकती हैं? ऑयल से तो पाकिस्तान निकल गया। रेमिटेंस बताया ना, रेमिटेंस के शक्ल में भी रेमिटेंस भी कम हो सकता है। उससे फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जो रेमिटेंस अभी 20-21 बिलियन आ रहे हैं, अगर उसमें कोई कमी आ जाती है, और ये कमी के रीज़न भी मैं बता रहा हूँ कि ये
उनकी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी गिर जाएगी ना। सही। अशफाक साहब, एक मुख्तसर ब्रेक हमें लेना है। अगर आप हमारे साथ ही मौजूद हैं तो फिर एक ब्रेक की बात करते हैं। डॉक्टर अशफाक साहब भी मौजूद हैं, फैसल साहब भी मौजूद हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले माहिर माशियात डॉक्टर अशफाक साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि अमेरिका और ईरान कशीदगी के नतीजे में तेल की कीमतें आलमी मार्केट में तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पर फौरी तौर पर नहीं पड़ेगा। तो फैसल साहब, जैसा बात हो रही थी कि 3 साल का भी पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुआहदा है, तो अब हुकूमत के पास ये बहाना नहीं होगा कि चूँकि ये कशीदगी चल रही है, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी इजाफा कर दिया जाए कीमतों में। देखिए, बहाना तो नहीं, मामला बहाने का नहीं, नीयत का है। और आप देखते हैं सारी दुनिया के अंदर दिसंबर में और जनवरी के फर्स्ट वीक में एक सेलिब्रेशंस होती हैं और हर तरह की अशिया की कीमतों के अंदर 50% 60% कमी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में न ये ताजरों के अंदर रुझान है, न बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर है, ना हुकूमत में। और आपने देखा यहाँ पे 2020 का फर्स्ट डे एक नोटिफिकेशन निकलता है कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस की कीमतों में इजाफा और बिजली की कीमतों में इजाफा। तो ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, जो सारे नारे लगाती रही है और ये कहती रही है कि हम सहूलियात देंगे और टैक्सेस नहीं लगाएंगे। और इमरान खान साहब 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 20 दफ़ा तकरीर करते रहें। इवन ये कि बिजली और पेट्रोल इनकी कीमतों के ऊपर वो बिल फाड़ते रहें, लेकिन उन्हें पहले दिन ही गिफ्ट दे दिया था। तो जहाँ अब ये वाली बात है कि नहीं बढ़ाएंगे और सऊदी अरब से 3 साल तक हमें पेट्रोल और डीजल मिलता रहेगा, उसकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। तो असूलन तो सही बात है, ऐसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, लेकिन मामला नीयत का है। जिस दिन 1 रुपया बढ़ता है ना, हुकूमत पैसे बढ़ा देती है। जिस दिन 20 रुपए कम होते हैं, हुकूमत पैसे कम नहीं करती। कोई भी हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी की रही हो, मुस्लिम लीग नून की रही हो, इवन अब PTI की जो मुसलसल इस बात के ऊपर हुकूमत में आए और आवाम से इस तरह के ऊपर हमदर्दियाँ ली और वोट लिए, लेकिन वो भी हुकूमत में बैठने के बाद ये चीज़ें नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि जब ये बहरान आगे बढ़ेगा, ईरान का और अमेरिका का, और आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 साल तक पाकिस्तान के पास जो पेट्रोल आएगा, डीजल आएगा, उसका सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान ऑलरेडी मुआहदा हो चुका है, उसकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन फिर क्या हुकूमत इस बहाने बढ़ाएगी या रिलीफ देगी? तो ये एक बड़ा अलमिया, इसका मामला नीयत से, इसका प्रैक्टिकली उससे कोई ताल्लुक नहीं। सही। अब चलें, इस मामले पर हुकूमत की तवज्जो ना ही जाए तो बेहतर है, लेकिन एक और मामले को भी हुकूमत की तवज्जो इस वक्त दरकार है, जो कि ऐसा लगता है इस वक्त कम हो गई है। कश्मीर के मामले की कुछ बात कर लेते हैं प्रोग्राम के आखिर में। पाकिस्तान के जो अंदरूनी भी मामला चल रहे थे, इनमें शायद हुकूमत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मसले कश्मीर पर कोई ख़ास हुकूमती मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। 5 माह से ज़ायद वहाँ पर जुल्म व सितम को हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक और कश्मीरी शहीद हुआ। 5 अगस्त से सिलसिला शुरू हुआ था, आज 7 जनवरी में हम दाखिल हो गए हैं। हर जगह पर, हर बड़े फोरम पर पाकिस्तान की कोशिशों से इस मसले को उठाया तो गया, लेकिन गुज़िश्ता 15-20 दिन में ऐसा लगता है कुछ खामोशी छाई हुई है हुकूमत की तरफ से इस मामले पर। जी बिल्कुल ठीक है, आपने चीज़ें नोट की हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हो रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी जो है वो उन कश्मीरियों को भूल गई है जो 157 दिन से कर्फ्यू में फंसे हुए हैं और मोदी सरकार ने उन पर जुल्म ढाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान को अपने काउंसलर्स, हाई कमीशंस, एम्बेसीज, उसको ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है। MNAs, MPs को, मीडिया के लोगों को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कश्मीर के मामले पे ज़्यादा एक्टिविटी की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान सेमिनार्स मुनक्किद करे, UNO के लोगों को इन्वॉल्व करे, OIC के लोगों को इन्वॉल्व करे, NATO के लोगों को इन्वॉल्व करे, टर्की के अंदर करे, मलेशिया में करे, अमेरिका में करे, UK में करे, और ऐसे सेमिनार्स ज़्यादा से ज़्यादा मुनक्किद हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सूरत हाल कश्मीर की सामने रखी जाए, पाकिस्तान का नैरेटिव रखा जाए, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस रखी जाएँ, कश्मीर के लोगों को वहाँ से कनेक्ट किया जाए, वहाँ की जुल्म की तमाम चीज़ें दिखाई जाएँ। तो इसके लिए एक बड़ी लॉबिंग की ज़रूरत है, बहुत बड़ी एडवोकेसी की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की UNO की एक तकरीर जो है उसके सहारे हम आगे बढ़ते रहे। जब भी हम बात करते हैं, हुकूमत कहती है, इमरान खान साहब ने देखा था तकरीर कैसी की थी UNO के अंदर, PTI के वर्कर्स भी ये कहते हैं। तो PTI को या हुकूमत को उस तकरीर के पीछे मजीद नहीं छुपना चाहिए, बल्कि
आगे खुलकर बहुत सारी एक्टिविटीज की जरूरत है, बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज की जरूरत है, सेमिनार्स की जरूरत है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जरूरत है बात करने की, केस बनाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ले जाने की जरूरत है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के पास जाने की जरूरत है, कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे मिलने की जरूरत है, दुनिया भर के जो लोग हैं उनमें ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत है। जो आपने बात की, जाहिर है कि इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त फिर हल्का से कश्मीर वाले मामले पे अपनी और प्रायोरिटी की वजह से जरा डीफोकस है। दोबारा से इमरान खान साहब को तकरीर के बाद महसूस ऐसा हुआ था कि अब मोमेंटम बनेगा, पाकिस्तान इस मामले को पूरी दुनिया के सामने उठाएगा। ओआईसी में भी बात हुई, लेकिन फिर उसके बाद वही मोमेंटम ऐसा डाउन हुआ कि आज तो वो जिक्र ही हमें कहीं नजर नहीं आता। ऐसा लगता है प्रायोरिटी लिस्ट से ही कश्मीर निकल गया है। असल में अलग एक सेटअप की जरूरत है जो कश्मीर के मामले को लेकर चले। हम सोचते सुनते समझते बहुत रहे कश्मीर कमेटी, लेकिन हर इदारे के अंदर जो कि फॉरेन अफेयर्स को डील करता है, वहाँ पे कश्मीर की जो डेस्क हैं, कश्मीर के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ज़्यादा मुतहरिक होने की ज़रूरत है। और जाहिर है ये रंजीदा और तकलीफ दे अमल है कि हुकूमत, ऐसी हुकूमत जो कि मुसलसल इस तरह की बातें करती रही और वो डीफोकस हो जाए, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर कश्मीर पीछे आ जाए, वो नहीं मानेंगे। जब भी आप ये बात करेंगे, इमरान खान नहीं मानेंगे, दफ्तर खारजा नहीं मानेगा, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल यही है कि हम सोशल मीडिया पे देखें, टेलीविजन पे देखें, अखबार में देखें, सेमिनार्स देखें, इवेंट्स देखें, काउंसलेट, एम्बेसीज, हाई कमीशन की परफॉर्मेंस देखें, तो वहां पर कश्मीर वाकई पीछे चला गया। सही, अब जिस तरह से यूएन में वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी और जो कुछ कहा था, अब ज़रूरत है कि उसी और उन्हीं अल्फाज को अमली जामा भी पहनाया जाए। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।